अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपके साथ नताशा सेठी फ़ख्र वकालत अकेडमी से। फ़ख्र वकालत कंटेंट राइटिंग सर्विसेज एंड एसोसिएट्स है, ठीक है। और हम लोग आज डिस्कस करने लगे हैं इनवॉइस, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स बिजनेस हैं जिनको इनवॉइस बनाने में इशू आ रहा था और हम लोग उनको लेक्चर दे रहे थे। तो ये लेक्चर भी स्पेसिफिकली जो हमारे बिगनर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा कि इनवॉइस कैसे जनरेट की जाती है और किस तरह से बनाई जाती है, तो ये उनके लिए है। आप लोग दूर से देखिएगा, कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनवॉइस क्यों ज़रूरी है और इसका क्या रिलेशन है क्लाइंट और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, आप जब भी अपना प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं तो ब्रांडिंग करते हैं। हम लोग ब्रांडिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको हम ब्रांडिंग सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और उनके साथ हम अभी भी काम कर रहे हैं। और कंटेंट राइटिंग सर्विसेज या आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो तो आपकी जो इनवॉइस होती है उसी से रिलेटेड जनरेट की जाती है, लेकिन क्योंकि इनवॉइस का कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, कि हम एक ड्राफ्ट आपसे शेयर कर दें या हम एक पिक्चर आपसे शेयर कर दें और आपसे कहें कि भाई आप इसको देखकर ही बनाएं, तो ऐसा नहीं होता। इसके डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट आपके पास रोज कॉलम्स आ जाते हैं, डिफरेंट क्लॉजेज आ जाते हैं जिनको देखकर आप अपनी एक इनवॉइस जनरेट करते हैं जो आपको पूरा एक प्रोफेशनल एटीट्यूड देता है या प्रोफेशनल बिजनेस डॉक्यूमेंट देता है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब इंडिपेंडेंट राइटर्स होते हैं या कंसल्टेंट्स होते हैं या जैसे हम लोग लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं। उसके अलावा हम लोग जो हमारी लीगल ऑडियंस है, ठीक है, जिनको हम एफिडेविट्स, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह की चीज़ें लिख कर देते हैं, तो डेफिनेटली हम उनके लिए प्रॉपर तरीके से इसको जनरेट करते हैं। अब हम आ जाते हैं कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, क्योंकि कंटेंट राइटिंग सर्विसेज ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कुछ ऐसा लीगल कंटेंट दे रहे हैं या आप सिर्फ ब्लॉग राइटिंग दे रहे हैं। ये ऑल एक आप कह सकते हैं कि वाइड टर्म है, ठीक है, जिसमें आपके पास कंटेंट राइटिंग में आपके पास वेब कंटेंट है, जिसमें आपके पास ई बुक राइटिंग है, मैगजीन राइटिंग है, जर्नल राइटिंग है, ईच एंड एवरीथिंग जो आप लिखते हैं जिससे आप कम्युनिकेट कर पाए अपने क्लाइंट के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, ठीक हो गया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो हमारे से जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होती है। अगर हम सिंपल मैसेज पे या ईमेल पे बात कर रहे हैं तो हम वैसे भी तो उन्हें बता सकते हैं कि जी आपकी ये सर्विसेज है और हम इनके लिए आपसे इतना चार्ज करें, आप हमारी इस अकाउंट नंबर पर ये पेमेंट भेज दें। वो एक अनप्रोफेशनल वे हो जाएगा, ठीक है, अगला भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। हाँ, कुछ होते हैं जिनके साथ आपकी जान पहचान होती है, आप उनको इनवॉइस नहीं भेजते क्योंकि आप उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो पर्सन जो आपके लिए अननोन है, आप उसके साथ एक अपना प्रोफेशनल बिहेवियर, अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड शेयर कर रहे होते हैं और उसमें आप अगर ये करें कि आप उसको इनवॉइस ना भेजें तो ये कम्प्लीटली अनप्रोफेशनल होता है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसमें आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी देखी जाती है कि जो इनवॉइस आप शेयर कर रहे हैं उसमें आपका क्या प्रोसेस है, आपने क्या सर्विसेज दी हैं और किस तरह से उनको मैनेज किया, ठीक है। दूसरी बात आ जाएगी लीगल एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं आपके, जैसे हम लोग हैं, अब मैं खुद की हूँ और इसके अलावा मेरी जो अदर 2 डिग्रीज हैं, मैं उन पे भी काम कर रही हूँ। अब उनको देखते हुए मैं ये कहती हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही अनदेखा कर दूँ कि नहीं मुझे इनवॉइस नहीं बनाना चाहिए एंड ऑल। तो इसमें क्या होगा कि अनप्रोफेशनलिज्म तो आ जाएगा, साथ में मेरे लीगल एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी नहीं रहेंगे, मेरे पास कोई डाटा भी नहीं रहेगा, ठीक हो गया। हाँ, अगर आप अपने बैंक स्टेटमेंट में सॉरी आप अगर आप अपने बैंक अकाउंट में मतलब पैसे मंगवाते हैं, फीस मंगवाते हैं, चार्जेस मंगवाते हैं, तो वो आपकी स्टेटमेंट बन जाती है, लेकिन उस स्टेटमेंट में जब आप रिकॉर्ड्स अपने सेट करने लगते हैं तो आपको मुश्किल होती है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो हमारे पास लीगल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आते हैं उसमें ये होता है कि जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो लिखी हुई होती हैं,
जो अमाउंट आपने उसके साथ डिस्कस की हुई होती है वो लिखी हुई होती है, आपकी ट्रांजैक्शन डेट होती है, पेमेंट ऑब्लिगेशन होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको जो चीज नजर आ रही है, सबसे पहले आपको आइडिया हो रहा है कि हाँ ये लोगो नजर आ रहा है आपको, ठीक है, कि ये फलां कंपनी का लोगो है, मैंने इसके साथ काम किया या उसने मुझे ये प्रोवाइड किया। फिर आपके पास आ गया ये मेन्स। जरूरी नहीं है कि आप इस चीज को लिखें, इसीलिए इसी पॉइंट पर आकर मैं आपसे दोबारा कहूंगी कि इनवॉइस का कोई एक फॉर्मेट नहीं होता कि आप कहेंगे बस ये एक फॉर्मेट है और उसी के। अब देखिए, हम लोग क्योंकि डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करें, अभी जो मैं आपके साथ एक इनवॉइस शेयर करूँगी हमारे क्लाइंट का ही है, जो बेसिकली न्यूयॉर्क से है और हमारी रेगुलर क्लाइंट है। तो वो हमसे राइटिंग सर्विसेज लेती है, ठीक है। अब राइटिंग सर्विसेज को मेंशन करने के लिए हमारे पास होता है कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। अब इसीलिए जब हम नीचे जाएंगे तो फिर हम उसको देखेंगे कि हमने क्या क्या सर्विसेज इन्हें प्रोवाइड की। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने एक टाइटल दे दिया इनवॉइस का, ठीक। अब ये इनवॉइस नंबर आपका हर प्रोजेक्ट के साथ, हर क्लाइंट के साथ या हर ऑर्डर के साथ डिफरेंट होगा। अगर सेम ऑर्डर में जाएंगे आप, सेम क्लाइंट के साथ दोबारा ऑर्डर करेंगे, जैसे ये हमारी जेनिफर एक आपके हमने जैसे डिस्कस किया कि जी मैं अब ये वाला काम करवाना चाहती हूँ या मैं वो वाला काम करवाना चाहती हूँ, तो हम ये नहीं करेंगे कि सिर्फ इसके नाम पे हम एक ही इनवॉइस रखेंगे और उसी में चेंजिंग कर देंगे। नहीं, जिस तरह से हम चेंजिंग करते जाएंगे उसमें ये होगा कि ये हमारा इनवॉइस नंबर जो है वो चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पर इसको मैं डी कोड कर दूँ क्योंकि ये कोडेड है, तो इसको डी कोड कर देते हैं। फ्यू का मतलब है फकरे वकालत, ठीक है। 2026 माइल, ठीक है। और ये 18 जो नंबर लगा हुआ है ये हमारा 10 तारीख का 18वां ऑर्डर, ठीक हो गया। हमारी डेट ऑफ इनवॉइस क्या है 10 और हमारा इनवॉइस नंबर क्या है 18वां ऑर्डर 5वें महीने में 2026 साल। ठीक क्लियर हो गया कि हमने जो एक अपना कोड जनरेट किया हुआ है उसमें ये होता है कि हम इस चीज को देख लेते हैं कि ये हमारा कितना ऑर्डर था। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है डेट ऑफ इनवॉइस। अब ये इनवॉइस कब बनी थी? ये इनवॉइस बनी थी मई 10 2026 और इसकी पेमेंट की ड्यू डेट क्या है 27 मई 2026। ठीक हो गया क्लियर। यहाँ तक जो चीजें थी वो मैंने आपसे क्लियर कर दी इनवॉइस से रिलेटेड। ये 3 चीजें आपकी जरूरी होती हैं, एक तो आपका हो जाएगा इनवॉइस नंबर, दूसरा हो जाएगा डेट और तीसरा ड्यू डेट के कब तक वो पे करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपसे शेयर कर दूँ फ्रीलांसर्स के लिए खास तौर पर कि डिफरेंट कंट्रीज में है, तो खैर हमारे पाकिस्तान में भी ये हो गया कि टैक्स फाइलर होना चाहिए आपको, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बिजनेस रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और यही चीज़ें आपको वीज़ा और फाइनेंशियल वेरिफिकेशन में काम आती हैं। ठीक है, तो जब तक आप इन चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको बाकी चीज़ों में भी कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अब हमने जो डिस्कस किया, इनवॉइस टाइटल डिस्कस कर लिया, हमने इनवॉइस नंबर डिस्कस कर लिया और अब हम आ जाते हैं फ्रीलांसर्स की डिटेल। अब क्योंकि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर फकरे वकालत, ठीक है, ये हमारा लोगो है, इसके अंडर हम अपने डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लीगल भी और डिजिटल मीडिया भी और अकेडमी भी और इसके अलावा जो हमारी राइटिंग सर्विसेज हैं, चाहे वो आप लीगल राइटिंग सर्विसेज लें चाहे वो आप वेब राइटिंग सर्विसेज लें। ठीक हो गया। अब इसमें जिसको आपने पे करना है उसका नाम आ जाएगा, बैंक नेम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा। अकाउंट नंबर के बाद क्योंकि ये हमारी आउट ऑफ पाकिस्तान क्लाइंट है तो इंटरनेशनल क्लाइंट होगी, ठीक है, तो हमारा जो इंटरनेशनल IBAN होता है हम उसको शेयर करते हैं। ठीक हो गया। समटाइम ऐसा होता है कि आपका अकाउंट नंबर वहाँ पर नहीं चल पा रहा होता है या आप वहाँ पर कोई ग्लिच आ जाता है या कोई टेक्निकल इशू आ जाता है जिसकी वजह से अकाउंट नंबर नहीं चलता, तो IBAN नंबर दिया जाता है। खास तौर पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को IBAN नंबर दिया जाता है। या आप अपने अगर आप बैंक को ऐप यूज कर रहे हैं तो उससे कॉपी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने इसको लिखना ही है, आप कॉपी करके
अपने मोबाइल में उसको नोट डाउन कर लें, और जब आप अपने किसी क्लाइंट के लिए इनवॉइस प्रिपेयर करें तो उसको फटाफट से कॉपी पेस्ट कर दें। उसके बाद आपकी ब्रांच कोड आ जाती है। सबको हाउ ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी नहीं भी पड़ती, लेकिन क्योंकि कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कोड्स के ज़रिए हमें पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांजेक्शन होती हैं, तो ये ब्रांच कोड ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, क्योंकि ये पुरानी हमारी रूटीन में ये क्लाइंट नहीं है और अभी भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए हम कुछ पर्सनल नंबर भी शेयर करते हैं, लेकिन वो भी हमने यहाँ पर बिल्कुल ही ब्लर किया हुआ है। तो ये हमारा जो ऑफिशियल नंबर है डेफिनेटली ये इस पर मौजूद है। उसके बाद ये हमारा ईमेल है, आप हम इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम फेस होती है या आपकी तरफ से जो पेमेंट है वो सेंड कर दी गई है, ठीक है, और आपके पास स्क्रीनशॉट्स आ गया, आप हमें ईमेल कर देते हैं। यहाँ पर रिसीव करने में हमें एक आधा दिन ऐसा हो जाता है कि लग जाता है, कभी सर्विसेज नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता, तो उसकी वजह से कोई ऐसी बात हो जाए तो आप हमसे ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया, या आप हमें जो आपने पेमेंट की हुई होती है उसका स्क्रीनशॉट आप हमें यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। अब बात आती है क्लाइंट डिटेल। अब क्लाइंट का हमने नाम भी ले लिया, उसका एरिया भी देख लिया, वो रहते कहाँ है वो भी देख लिया, फिर उसका ईमेल भी ले लिया और फोन नंबर भी। ठीक है, ये बेसिक्स चीज है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन। ये सर्विसेज जब हम दूसरों को प्रोवाइड करते हैं, खासतौर पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, तो वहां पर आपके पास ईच एंड एवरीथिंग जो होती है वो आपने शेयर करनी होती है। ठीक हो गया, तो इसमें क्या होगा कि जब आप शेयर करेंगे उसकी सर्विसेज के साथ अपनी अमाउंट, तो ये पहले आप डिस्कस करते हैं मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, या अगर आप जूम मीटिंग रखते हैं तो उसमें आप डिस्कस करते हैं कि जी हमने ये सर्विसेज दी है, उनके ये चार्जेस है, और अब आप क्या करेंगे कि हमें ये अमाउंट पे करें। ठीक हो गया। अब हमने इन्हें क्या सर्विस दी, पहले ब्लॉग राइटिंग दी, इसमें कुछ इनके 5 क्वांटिटी थी इनकी आर्टिकल्स की, ब्लॉग्स की, ठीक है, जिसमें हमने रिसर्च बेस्ड इनको देना था, ड्राफ्ट्स देने थे और 2 राउंड ऑफ रिविजन देने थे। ठीक है, 5 के लिए हमने इनसे चार्ज किया $150, क्योंकि ये न्यूयॉर्क सिटी से थी, यूएस से थी, तो डेफिनेटली हम यूएस की कंट्री का जो डॉलर है उसी को ही चार्ज करेंगे। और अगर आप कैनेडियन डॉलर में काम करें या ऑस्ट्रेलियन डॉलर में काम करें तो फिर आप उसका साइन यहाँ पे चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ इसके साथ AUS लगा देंगे और यहाँ पे कनाडा है तो CAD लगा देंगे। ठीक हो गया। हमने हमें जो सर्विसेज दी इसमें डिटेल ऑलरेडी मेंशन है। ब्लॉग राइटिंग में हमने क्या क्या दिया, लीगल रिसर्च बेस्ड थी चीज़ें, रिसर्च में हमने लिख दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लिखेंगे तो ये बिल्कुल ही ओवरलैप कर जाएगा, तो इसलिए हमने रिसर्च, ड्राफ्ट और राउंड ऑफ रिविजन कर दिए। उसके बाद हम इनकी वेबसाइट थी, वेबसाइट कॉपी राइटिंग हमने इन्हें दी, क्लैरिटी, इंगेजमेंट और SEO ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड, ठीक है, वो हमने इनको प्रोवाइड किया। उसके बाद सोशल मीडिया कंटेंट था। अब उनका डेफिनेटली ब्लॉग राइटिंग उन्होंने करवा ली, वेबसाइट हो गया, तो डेफिनेटली वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है। ठीक है, तो सोशल मीडिया कंटेंट हमने उन्हें प्रोवाइड किया जो उनके ब्रांड विजिबिलिटी और ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए था, तो उसके भी हमने जो चार्जेस किए वो भी हमने यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ तक देखिए ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, कहीं पे भी कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कहीं पे भी कोई वो ये नहीं कह सकती कि मुझे ये बताया नहीं गया था, मुझे ये पूछा नहीं गया था, मुझे डिस्कस नहीं किए गए, अमाउंट नहीं डिस्कस की गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो उनका सब टोटल था वो $1450 मिलता है और उनकी टोटल अमाउंट ये थी, डिस्काउंट तो उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि जब आप क्वालिटी दे रहे होते हैं तो फिर अगले को भी पता होता है, और जब जो सामने वाला आपका क्लाइंट होता है जब उसने आपसे पहले काम करवाया हो तो डेफिनेटली वो डिस्काउंट्स पर नहीं जाता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो मैं काम इनसे ले रहा हूँ वो इन्होंने प्रॉपर ऑथेंटिकली किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो हमारे डिपार्टमेंट से ही है, ये चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन किया है, जो हमारे बिलिंग एंड अकाउंट्स ऑफिसर हैं, फकरे वकालत कंटेंट राइटिंग सर्विसेज को जो देखते हैं,
इसके इंचार्ज उनके बिलिंग एंड अकाउंट्स ऑफिसर जो हमारे मोहम्मद अली साहब है, उनका नाम यहाँ पर होगा डेफिनेटली। ये ज़रूरी होता है क्योंकि जब देखिए एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आज होते हैं कल नहीं होते, ठीक है। जो डाटा आपके पास मौजूद होता है, जो डाटा आप देखते हैं, जैसे हमारे पास ये मिस जेनिफर हैं, तो डेफिनेटली इन्होंने हमारे से पिछले भी बहुत काम करवाए हुए हैं। जब अगर इनका हमारे साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई क्लैश हो जाता है तो हम इनके सारे इन्वॉइसेस निकाल कर देखेंगे कि किस किस ने क्या क्या चार्जेस इन्हें बताए थे और क्या क्या इन्हें प्रोवाइड किया गया था। तो हमारे पास ये अकाउंट्स ऑफिसर हैं, इनका डाटा है हमारे पास कि हमारे एम्प्लॉय हैं। कल को अगर ये चले जाते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हाँ इस बंदे को हमने हायर किया था, इसी बंदे से मिस्टेक हुई है, ठीक हो गया, या इस बंदे को हमने हायर किया था और इसने हमें अच्छा बिजनेस दिया, ठीक है। और जो सामने वाला आपका क्लाइंट होता है उसको भी पता होता है कि ये प्रोफेशनल सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि इनके पास इनका बिलिंग एंड अकाउंट ऑफिसर मौजूद है। ये प्रॉपर कंपनी रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी से नीचे आपके पास आ जाएंगी टर्म्स एंड कंडीशंस। ये आपको नजर आ रही होंगी टर्म्स एंड कंडीशंस, और साथ में आपको नजर आ रही होंगी पेमेंट मेथड्स। अब पेमेंट मेथड्स में मैंने जो आपको पहले बताया है कि ये चीज़ें जो आपने ऐड करनी होती है, ये 4 चीज़ें, ब्रांच कोड, आईबैन, अकाउंट नंबर, बैंक में, ठीक है। तो ये आपके पास डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स में आ जाएंगे। अगर आप जैज़ कैश, इजी पैसा, उसका आईबैन नंबर देते हैं तो वो आ जाएगा क्योंकि हम लोग वर्ल्ड वाइड सर्विसेज देते हैं तो हमारे पास पेपर और पेमेंट की भी गुंजाइश है और वाइस की भी गुंजाइश है। तो जो हमारे ऐसे कस्टमर्स या क्लाइंट्स होते हैं जो इन 2 तरीकों से हमें पेमेंट नहीं देते तो फिर हम इन 3 तरीकों से पेमेंट ले लेते हैं। वाइस के कुछ लोगों को वाइस का आइडिया नहीं है तो हम उनको वेस्टर्न यूनियन का बता देते हैं क्योंकि वेस्टर्न यूनियन भी हमारा ऐसा इदारा है जो आप जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ आ जाएगी वो है टर्म्स एंड कंडीशन। 50% एडवांस पेमेंट, उसके बाद फुल पेमेंट कब दी जाएगी, नो रिफंड पॉलिसी हम बता देंगे, रिविजन्स बता देंगे, लेट पेमेंट्स का भी हम बता देंगे, और डिस्प्यूट्स, अगर आपके कोई ऐसे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं क्लाइंट के साथ या उसके आपके साथ, तो जुरिस्डिक्शन हमने जेएलएम कोर्ट्स की रखी है क्योंकि हम जेएलएम कोर्ट्स में बिलोंग करते हैं। और अगर कोई ऐसी हो जाती है मेकिंग पेमेंट की, क्लाइंट एग्री कर देता है और इन सब चीज़ों पर हो जाती है तो फिर आपको एडवांस पेमेंट शेयर कर देता है, जिसकी एडवांस पेमेंट हम इसी में इंक्लूड करके ये इनवॉइस वापस, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली इनवॉइस का तरीका, और इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही चीज़ें देखनी है और इन्हीं पे ही जाना है, ठीक हो गया। ये आपके काम को सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके एफर्ट और टाइम को। और अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो उसमें जो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले होते हैं वो उसकी पेमेंट होती है। क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टाइम पर आपको पेमेंट दे, ठीक है। ड्यू डेट जो आपने डाली हुई होती है तब तक उसकी पेमेंट क्लियर हो जानी चाहिए। अगर वो उस पर पेमेंट क्लियर नहीं करता तो यहाँ अगर आपने कोई क्लॉज ऐसा डाला हुआ है कि पेमेंट लेट पेमेंट होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ क्लॉज डाला हुआ है लेट पेमेंट्स में इनकर एडिशनल चार्जेस, ठीक है, तो उस पर हम एडिशनल चार्जेस रखते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जी इनका आप मिस यूज़ नहीं कर सकते, हमने यहाँ सारा 7 नंबर पे मेंशन कर दिया। और उसके बाद हमने जो रिस्ट्रिक्शंस थी, क्योंकि हम लोग एडवोकेट्स बेस्ड है, हम लोग लीगली काम कर रहे हैं, तो लीगल जब हम समझते हैं तो डेफिनेटली अगले को भी समझना पड़ता है, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी एक लीगल एक्नॉलेजमेंट जो आपकी और आपके क्लाइंट के साथ बातचीत होती है। आप उसको सिक्योर करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप उसको डिस्क्लोज करते हैं, पेमेंट, नेम, एवरीथिंग, ठीक है। तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये होता है बेसिक इनवॉइस। जब हम किसी और सर्विसेज में जाएंगे तो हम इसी इनवॉइस को उस हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अल्लाह हाफिज़।